स्वतंत्रता के समय से ही देखा गया था पंचायती राज का सपना, जिसे पूरा करने में योगदान दिया था राजीव जी ने। राजीव जी ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की थी। किसी भी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है पंचायतों के माध्यम से। मध्य प्रदेश में पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज, साथ में नगरीय निकाय के चुनावों की आहट मिलने लगी है। हाईकोर्ट ने भी लिया है संज्ञान और शासन से मांगा है जवाब कि प्रजातंत्र की रक्षा किस तरह से हो। और चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही शुरू हो गई है नेताओं की अपने क्षेत्रों में दौड़। ऐसी एक जिला पंचायत सदस्य के लिए बनने जा रहे उम्मीदवार सीमा शर्मा। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जहां एक और आजकल लोग चार्म की दुनिया में और विभिन्न तरह की अन्य क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं, उस समय आप पंचायत के चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। किस तरह के पंचायत के चुनाव में भाग ले रहे हैं? जी, पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार बनना चाहती हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर ऐसे समय में जब लोग तैयारियां करते हैं यूपीएससी पीएससी, आप उस सब को छोड़ के आप पंचायत के चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं, वो भी उस पंचायत के चुनाव में जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती। कभी आरक्षण में वो पिछड़ा वर्ग होता है, तो कभी जनरल होता है, तो कभी एससी होता है, एसटी होता है। तो आप इस विधा में आ रही क्यों? जी, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं कि मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं ग्राम जो है छोटे से गांव से हूँ। पचदो गांव पड़ता है और वार्ड 13 अमिलिया है, जिला सीधी। मैं छोटे से ही बचपन से ही गांव में ही पढ़ी लिखी हूँ, पली बड़ी हूँ और 12वीं तक मैं गांव में ही पढ़ी हूँ और अपने सब क्षेत्र से परिचित हूँ और सब कुछ देखा है मैंने अपने ज़िंदगी में। गरीबियाँ भी बहुत देखा है ज़िंदगी में। और इसके बाद मैंने जो है भोपाल चली गई पढ़ने के लिए। भोपाल में मैं 12 साल पढ़ाई करी हूँ। मैं कॉलेज कंप्लीट करी हूँ, बीएससी नर्सिंग मैंने कंप्लीट किया है और इसके बाद मैंने एमएसडब्ल्यू कंप्लीट किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने कंप्लीट किया। और मैंने यूपीएससी का भी पेपर दिया है, मैं तैयारी करी हूँ और इंदौर आकार आईएएस से जाकर के मैं वहाँ पर एनपीपीएससी की भी प्रिपरेशन करी हूँ। मैंने एग्ज़ाम भी दिया है, मेरा प्री भी क्लियर हुआ है, बट अभी मेंस मेरा कभी क्लियर नहीं हो पाया है। मैं और हमारे जो बता दूं मैं आपको, मेरे जो बैकग्राउंड है तो मेरा कोई पॉलिटिशियन बैकग्राउंड नहीं है और मैं छोटे से घर से हूँ। मेरे 2 भाई हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं और वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं। मैं उनकी छोटी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी देश में नहीं तो अपने समाज में रह करके समाज के लिए मैं काम कर सकूँ। जी, ऐसे समय में जब आप यूपीएससी पीएससी और विभिन्न तरह की तैयारियां कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अचानक आपका पंचायत के चुनाव की दिशा में मोड़ क्यों? जी देखिए, जब इंसान इतना पढ़ लेता है ना, मैंने इतना हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब चीज़ें पढ़ा है ना, मैंने देखा है कि जनता का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है समाज में और आज भी होता ही आ रहा है समाज में। तो मुझे देख करके इतना दुख होता है कि जनता जो है इतनी हमारे यहाँ की सीधी है कि वो मतलब उसको पता ही नहीं होता है। वो 500 रुपये में बिक जाती है, 500 रुपये में लोग वोट दे देते हैं, बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को मैं बचाने के लिए मैं उतरी हूँ कि आप जो है किसी अपना जो जिम्मेदारी है किसी गलत व्यक्ति के हाथ में मत डालो। बताइए, जिसको साइन करना नहीं आता है सरपंच को, है ना, वो सरपंच जो है पूरे गांव की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये आप जानते हैं एक गांव नहीं होता है, एक पंचायत में कसम 3 से 4 गांव होते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना एक अनपढ़ व्यक्ति, ये कैसे मतलब अपना देश आगे बढ़ेगा? जब एक युवा व्यक्ति पढ़ा लिखा अगर समाज में आएगा तो वो जरूर चेंजेस चाहेगा अपने क्षेत्र में कि जो गरीब हैं उनको आगे बढ़ाएं, जो बच्चियां हैं उनको जो है सुरक्षित रहें और उनको पढ़ाएं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनको सही टाइम पर सही योजना मिले। मैं आप शोषण की बात करो, किस तरह का शोषण हुआ? खासतौर से आप ऐसे क्षेत्र से हो जहां 10 साल तक इंद्रजीत कुमार जी ने प्रतिनिधित्व किया एज मंत्री। बाद में उनके बेटे कमलेश्वर पटेल जी मंत्री भी रहे हैं और 2 पंचवर्षीय से विधायक है। ऐसे समय में आप कैसे कर सकते हो? मैंने आपको सुना कहते हुए कि वहाँ के पिछड़े वर्ग का शोषण हुआ, जबकि वहाँ एक पिछड़े वर्ग का ही नेता हमेशा से नेतृत्व करते आ रहा। ऐसे समय में आप किस आधार पर कहते हैं कि पिछड़े वर्ग का शोषण? देखिए, जो आपने नाम लिया है माननीय मंत्री जी का, इंद्रजीत मंत्री जी का, वो मेरे पिता समान रहे हैं। मैं और देखिए, आप जो बात कर रहे हैं शोषण का, देखिए हमारे क्षेत्र बस में शोषण नहीं हुआ है और पूरे भारत में शोषण हो रहा है।
हम उनको दोषी कैसे ठहरा सकते हैं कि उन्होंने शोषण किया है लोगों का? ऐसा नहीं है। देखिए जनता जो है गलत, आप अगर फिर से गलत वे पर जा रहे हैं। मैंने आपसे प्रश्न किया है कि आपने ये कहा कि पिछड़ा वर्ग का ज्यादा शोषण हुआ है। हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हर वर्ग को, आप जनरल कैटेगरी को छोड़ दीजिए, हर वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। ऐसे समय में आपका सिर्फ एक कौम के प्रति बोलना कि उनका शोषण हुआ, इस आधार पर आप ऐसा? देखिए हमारे समाज में छुआछूत का आज भी ये चला आ रहा है। देखा जाए तो गांव में जब हम यहाँ आते हैं तो वो लोग नीचे बैठते हैं, उनके गिलास में पानी पीते हैं तो उनको धुलना पड़ता है, उनसे दूर बैठना पड़ता है। ये समाज में छुआछूत ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सिर्फ जो जनरल कास्ट के लोग हैं वही कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि इसमें बदलाव आए और जो पिछड़ी जनजाति है, पिछड़े लोग हैं, उनको उनके साथ मतभेद ना हो, वो हमारे ही बराबर में और रहें। और जैसे कि देखा जाए तो ये संविधान में उनका राइट्स है, हम उनके साथ छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हमें सजा हो सकती है। हमें जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। वो भी इंसान हैं और वो भी यही हवा ले रहे हैं, यही पानी पी रहे हैं, यही खाना खा रहे आपके हैं। चुनावी मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में, आप किसको अपने टक्कर मान रहे हैं? कौन आपके टक्कर में हो सकता है? जी देखिए, मैं तो एक कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की टक्कर में नहीं हूँ। सब लोग बड़े बड़े लोग नेता हैं और मुझे तो लोग डराने की कोशिश भी करते हैं कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है राजनीति के बारे में, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक लड़की हो। मैं बता दूं, मैं एक लड़की हूँ, मैं सेल्फ ड्राइव करती हूँ, कार ड्राइव करती हूँ, हर काम, हर घर की जिम्मेदारी मैं निभाती हूँ, मैं करती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं, मैं ऐसे थोड़ी एक लड़की हूँ तो सजा है मुझे। आपकी चुनावी मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? बिल्कुल, मैं उसी पे बात कर रही हूँ। देखिए, जो मैं एक लड़की हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हूँ, मैं एक लड़की होकर के भी जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। मुझे किसी ने कहा हाँ कि लड़कियां तो बर्तन धोती हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है लड़कियां बर्तन धोएंगी। कहाँ लिखा है? किस संविधान में लिखा है? किस आर्टिकल्स में लिखा है कि लड़कियां सिर्फ बर्तन धोएंगी? वो पढ़ लिख करके देश नहीं चला सकती हैं, वो देश के लिए काम नहीं कर सकती हैं? ऐसा कैसे? तो फिर तो उमा भारती जी को और जो इंदिरा गांधी जी को फिर तो बर्तन धोना चाहिए था सबको। और जो हमारे माननीय सांसद जी, उनको बर्तन धोना चाहिए था। फिर मतलब हम लोग को बर्तन धोना चाहिए। फिर तो हम, अगर ये मतलब इतनी गंदी सोच है लोगों की, मुझे इसको जो है क्षेत्र में अपने लोगों को बदलना है कैसे भी करके, कि ये जो उनकी मेंटलिटी है वो बदले कि एक लड़कियां भी जिम्मेदारी ले सकती हैं, पढ़ लिख के काम कर सकती हैं। और जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मैं जनता के लिए क्या मुद्दे लेकर के काम करूंगी। देखिए, हमारे मुद्दे ये हैं कि जनता आज भी पिछड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उनका तो हक बनता है ना, बेचारों का तो उनका क्या कसूर है? उनको सरकारी लाभ क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको जो घर मिल रहे थे उनको क्यों नहीं दिया गया? और आयुष्मान कार्ड जो अगर बनने थे क्यों नहीं बना? उनको सब्सिडी मिलती है, जैसे अगर हम कोई फार्मर जो है गाड़ी लेना चाहता है, सब्सिडी मिलती है। तो हमारे यहाँ क्षेत्र के प्रधान का ये जिम्मेदारी होती है कि उनको बताएं कि आपको सब्सिडी कैसे मिलती है। क्यों नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा है। आज विधवा औरतें बेरोजगार हैं, उनको सिलाई कढ़ाई के लिए सुविधा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? कुछ कुछ दूर पे इनको लिए बनवा देना चाहिए और योजनाएं, और ताकि वो जो बेरोजगार हैं उनको लाभ मिले, 2 पैसे, है ना, अपना बच्चों का और अपना पेट पालें। क्यों नहीं ऐसा ही लोग करते हैं? और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो आज बच्चियाँ जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं गरीबी के कारण, मैं उन बच्चियों की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की मैं लेना चाहती हूँ और अपनी सैलरी से मैं उन बच्चियों को पढ़ाना चाहूँगी। और अपना 1 रुपया नहीं रखूँगी उन बच्चियों को। और जहाँ वृद्धा होंगी उनके लिए मैं काम करूँगी, जो महिलाएं होंगी खासतौर पर, मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ी रहूँगी। मैं, ये मेरे सारे मुद्दे हैं। और जो टाइम पर काम नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मैं उसके खिलाफ रहूँगी। मैं इसके लिए मैं जो है बहुत ही ठोस कदम उठाऊंगी कि सही टाइम पर काम हो, किसी से पैसा न लिया जाए। जो ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लेते हैं लोगों से और फिर इसके बाद जो है आवास अलॉट करते हैं। अरे तुम जनता से क्यों ले रहे हो पैसे? जनता को तो सरकार दे रही है ना प्रधानमंत्री आवास के लिए। वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हैं कि अरे आप मुझे 20,000 रुपए दोगे तो मैं आपके लिए अलॉट करा दूंगा घर।
तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है, इसको मतलब हमें रोकने की ज़रूरत है और अपने क्षेत्र को, लोगों को आगे बढ़ाना है। और ये हमारी जनता जो है ना, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी जो है ना अमूल्य है ये लोग हम लोगों के लिए। हम इनको कैसे मरने के लिए छोड़ दें? अगर हम पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि मैं इनको जो है संभाल सकती हूँ, इनको बचा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूँ? क्या राजनीति में महत्वाकांक्षा एक बड़ी बात होती है। जी जी। प्रत्येक व्यक्ति कहीं से शुरुआत करता है। जैसे आपके क्षेत्र के ही मिनिस्टर थे, उन्होंने सरपंची से शुरुआत करके और मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक अपना योगदान दिया। आपकी क्या महत्वाकांक्षा होगी? क्या आप सरपंची मतलब जो जिला पंचायत मेंबर के रूप में ही काम करके संतुष्ट हो जाएंगी कि आगे भी कुछ आपके को आगे? देखिए, अभी जो मेरा उद्देश्य है जनता के लिए काम करना, और मुझे एक काम करने के लिए एक इंसान को रास्ते की ज़रूरत होती है। गाड़ी जो चलती है तो उसके लिए रोड चाहिए होता है, ट्रेन के लिए पटरी चाहिए होती है। ऐसे ही मुझे काम करने के लिए मुझे अपना रास्ता चुनना होगा। तो मैं इस रास्ते पे आई हूँ ताकि मैं सही तरीके से सही वे में काम कर सकूँ और जनता को लाभ पहुँचा सकूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, तो ना कि मैं राजनीति करने यहाँ पर आ रही हूँ। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उस राजनीति को खत्म करने के लिए मैं आ रही हूँ पढ़ लिख करके। ये मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पे राजनीति ना हो, यहाँ पर सही तरीके से काम हो। मैकियावेली की राजनीति, जिसमें सेवा धर्म की बात कही कि राजनीति सेवा के लिए होती है, उसी उद्देश्य को लेकर सीमा शर्मा मैदान में उतरना चाहती हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो शासन की योजनाओं की क्रियान्वयन की मुख्य कड़ी होती है, आधार होती है, जिसके आधार पर ही क्रियान्वयन होते हैं, उसी में ये भाग लेने जा रहे हैं, उसी यज्ञ में अपनी ये आहुति देना चाहते हैं। सीमा शर्मा ने कहा कि इनका सेवा ही मूल उद्देश्य है, सेवा करके ही ये आगे बढ़ना चाहेंगी और चाहेंगी कि ऐसे लोगों को जो देश में अंतिम पंक्ति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको ये उनका लाभ दिलवा सके।